वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम संयुक्त फलन के जो गुण है उसके अंदर तीन आपकी कुल प्रॉपर्टीज़ आपको दे रखी हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उनको अपन समझने का प्रयास करेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू भी इनको समझेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट ऑफ फंक्शंस अर्थात संयुक्त फलन के गुण, जिसके अंदर पहला जो है वो है संयुक्त फलन का क्रम विनिमय नियम की पालना करना आवश्यक नहीं है। यानी आप जब संयुक्त फलन निकालते हैं तो इसके अंदर जब आप देखते हैं कि FOG निकाला जाता है और GOF निकाला जाता है तो इन दोनों का क्रम विनिमय नियम अर्थात FOG और GOF का बराबर होना जरूरी नहीं है। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां बन सकती है समुच्चयों के जिसमें अपन ये देख सकते हैं कि FOG और GOF बराबर नहीं होता है। ऐसी कौन सी विशेष स्थिति है जिसके अंदर ये दोनों हैं वो आपस में बराबर भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये दोनों आपस में सभी कंडीशन में बराबर नहीं होती है, तो हम ओवरऑल यही कहेंगे कि संयुक्त फलन का क्रम विनिमय होना आवश्यक नहीं है। इसको समझें आप थोड़ा सा। जैसे आपके पास कोई फलन दिया हुआ है f जो कि a से b में परिभाषित है, समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित है, और इसके अलावा आपको एक दूसरा फलन दिया हुआ है g जो कि b से c में परिभाषित है। ठीक है, अब FOG और GOF परिभाषित होगा या नहीं होगा उसकी हम स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं f का परिसर। अब इस परिभाषा को समझ लेना ढंग से। f का परिसर, तो f में देखो जो a से b में परिभाषित होता है उस स्थिति के अंदर सबसे पहला जो सेट होता है वो कहलाता है प्रांत और दूसरा जो सेट होता है वो कहलाता है परिसर। ऐसे ही फलन g में पहला भाग b है वो है प्रांत और c है वो है परिसर b का ऐसे g का। ठीक है, तो f का परिसर आप बताओ क्या है, यहाँ पे b है। f का परिसर क्या है, b, तथा यहाँ पे आप देखें कि g का प्रांत क्या है, g का प्रांत है वो है b। f का परिसर भी b है और g का प्रांत भी b है। तो पहली कंडीशन क्या है आपका, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि f का जो परिसर है वो g के प्रांत का उपसमुच्चय है, g के प्रांत का उपसमुच्चय है। और उपसमुच्चय अर्थात सबसेट होने का मतलब क्या है कि f के परिसर के अंदर जो अवयव आएंगे वो g के अंदर उपस्थित रहेंगे। तो f का परिसर b है, ये भी b है, तो b के अवयव b में तो रहेंगे ही रहेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि f का परिसर है वो g के प्रांत का उपसमुच्चय है, इसलिए GOF का अस्तित्व है। तब किसका अस्तित्व होगा, GOF का अस्तित्व है। परंतु यहां देखें आप आगे क्या बनता है स्थिति। अब आप चेक करेंगे उल्टा, अगर FOG वो परिभाषित है या नहीं है उसके लिए FOG देखना है तो g का परिसर देखें। परंतु g का परिसर क्या है, c है। g का परिसर क्या है, c, तथा f का प्रांत क्या है, चेक करें f का प्रांत क्या है, a। दोनों अलग अलग समुच्चय आ गए, g का परिसर c है, f का प्रांत a है। दोनों अलग अलग समुच्चय है जिनका आपस में कोई टाई अप नहीं है, आपस में कोई सेट इनका मतलब आपस में ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो हम ये कहेंगे चूंकि g का परिसर जो है, जो क्या है आपका c है, वो f के प्रांत, और प्रांत क्या है आपका a है, का उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय नहीं है उस स्थिति के अंदर हम ये कहेंगे कि FOG का अस्तित्व नहीं है। ये लो भाई, ये तो आपकी पहली कंडीशन थी। ये इसके अंदर पहली स्थिति है कि जब f है वो a से b में परिभाषित है, g है वो b से c में परिभाषित है, उस स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि GOF का अस्तित्व तो आ रहा है परंतु FOG का अस्तित्व नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर तो हो ही नहीं सकते। चलो और कंडीशन ये देख लेते हैं। भाई आप ये कह रहे हो कि g का परिसर c है, f के प्रांत a का उपसमुच्चय नहीं आ रहा है। अगर कोई दूसरी स्थिति ऐसी आ जाए जिसमें मैं ये कहूँ कि a और c बराबर हो जाए,
ए और सी बराबर हो जाए, उस स्थिति के अंदर इस सी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। भाई मैं दूसरी कंडीशन ले रहा हूँ यहाँ पे, अब सेकंड पार्ट चल रहा है इसका। दूसरी कंडीशन में मैं ये मान लेता हूँ कि माना समुच्चय ए और सी बराबर है, ए और सी बराबर है, उस स्थिति के अंदर फलन एफ है वो ए से बी में परिभाषित है और जी है वो बी से सी में है, जबकि सी है वो ए के ही बराबर है, तो समुच्चय जी है वो बी से ए में परिभाषित है। उस स्थिति के अंदर क्या आता है, देखो यहाँ पे एफ का परिसर, तो एफ का परिसर क्या है, बी ही है। जी का प्रांत क्या है, यहाँ पे बी ही है, आप देख पा रहे हैं। तो एफ का जो परिसर है वो जी के प्रांत का उपसमुच्चय हो गया, इसका मतलब जी ओ एफ का अस्तित्व हो गया। ठीक है, अब GOF का अस्तित्व हो गया तो आप यहां देखें, यहां एक बात और लिख रहा हूं मैं, GOF है, देखो इधर F का परिसर G के प्रांत का उपसमुच्चय है, इसका मतलब GOF का अस्तित्व होगा। और ये कौन से समुच्चय से कौन से में परिभाषित होगा, A से A में परिभाषित होगा। ये दोनों कॉमन आ गए इसमें, तो A से A में परिभाषित होगा। यहां पे चेक करो, GOF है वो A से A में परिभाषित हो गया। अब देखो आप, अब G का परिसर C, तो C की जगह क्या हो गया, A है। G का परिसर अब क्या है, A, चेक करते रहना। G का परिसर A हो गया अब सेकंड स्थिति के लिए, और F का प्रांत भी क्या है, A ही है। इसका मतलब G का परिसर जो अब A है, F के प्रांत A का उपसमुच्चय हो जाएगा। अब तो दोनों A बन गए। अब ये भी A है, ये भी A है, इसका मतलब अब तो उपसमुच्चय बन रहा है। अब उपसमुच्चय बन रहा है तो FOG का अस्तित्व भी है, हो गया ना अस्तित्व है। परंतु अब भी दोनों का बराबर होना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, चेक करो। इसका अस्तित्व तो हो गया, अब ये बताओ कि FOG है वो किससे किस में परिभाषित होगा। तो ध्यान देना, G का परिसर क्या है, A, G का परिसर A है, F के प्रांत A के बराबर है। उस स्थिति के अंदर फलन किससे किस में परिभाषित होगा, तो मैं F को आगे लिखता हूँ, ध्यान देना, A से B में। तो अब अपन FOG निकाल रहे हैं, तो यहाँ चेक करना, G का परिसर F के प्रांत का उपसमुच्चय हो गया। तो अब ये फलन किससे किस में परिभाषित होगा, B से B में, यानी बचे हुए में तो परिभाषित होता है B से B में। ये लो, तो FOG है वो समुच्चय B से समुच्चय B में परिभाषित होगा। ये हो गया। अब आप देख सकते हैं, आप GOF है वो समुच्चय A से समुच्चय A में ही परिभाषित था, और FOG है वो समुच्चय B से समुच्चय B में परिभाषित है। यहाँ दोनों परिभाषित तो हो रहे हैं, परंतु दोनों अलग अलग समुच्चय के अवयवों में परिभाषित हो रहे हैं, इसलिए GOF और FOG है वो आपस में बराबर नहीं होंगे। यह है इसकी स्थिति नंबर 2। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके अंदर एक स्थिति थर्ड आती है कि यदि A, B और C तीनों ही आपस में बराबर हो जाए, उस स्थिति के अंदर हम क्या कह सकते हैं। तीसरी स्थिति में है कि ये तीनों ही आपस में बराबर हो जाए, तब क्या कहानी होती है, तब क्या स्थिति होती है, वो अपन चेक करते हैं। तो देखना इधर, तीसरी स्थिति के लिए, तीसरी स्थिति, यदि हम ये कहें कि हमारे पास जो तीन समुच्चय है वो तीनों ही आपस में बराबर हो गए। अब तीनों ही आपस में बराबर हो गए तो अब आप चेक करें, F है वो A से A में ही परिभाषित होगा, और आपका समुच्चय जो फलन G है वो भी A से A में ही परिभाषित होगा। इस स्थिति में आप देखें कि जब आपको GOF देखना है तो आप क्या देखेंगे, GOF के लिए, GOF जब आपको फलन निकालना है, F का परिसर ये रहा, G के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, बिल्कुल है, दोनों ही A है, बराबर समुच्चय है, उपसमुच्चय होंगे ही होंगे। तो आपका GO फलन है वो इस A से इस A में परिभाषित होगा। ये लो, हो गया। अब FOG देखो, FOG के लिए क्या कहानी होगी, FOG के लिए चेक करें। FOG चेक करने के लिए आप क्या देखेंगे, G का परिसर, ये G है, इसका परिसर क्या है, A, F के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक बार, आपके इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा है, ये देखो, FOG के लिए क्या देखेंगे, G का परिसर, ये G का परिसर है, F के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी A ही है ना। इस स्थिति के अंदर फलन किससे किस में परिभाषित होगा, A से A में परिभाषित होगा। ये लो, A से A में हो गया परिभाषित।
तो FOG भी परिभाषित है, GOF भी परिभाषित है। अब ये दोनों A से A में ही परिभाषित है, परंतु फिर भी ये दोनों आपस में बराबर हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं कि f एक फलन है आपके पास जो r से r में परिभाषित है और f अक्ष का जो मान है वो आपको दिया हुआ है 2x, वो आपको दिया हुआ है 2x। और g एक फलन है, वो भी r से r में ही परिभाषित है और g अक्ष जो है उसका मान आपको दे रखा है x स्क्वायर। अब आप देखो, जब ये तीनों ही फलन बराबर होते हैं, जब ये तीनों ही आपस में बराबर होते हैं तो आपको पता है FOG और GOF ये दोनों ही परिभाषित होते हैं। अब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है क्योंकि ये परिभाषा के रूप में अपन ने समझ लिया है, इसके गुणों में अपन ने देख लिया है कि जब तीनों ही समुच्चय आपस में बराबर हो, यानी एक ही समुच्चय के अंदर आपको फलन f भी और फलन g भी परिभाषित हो, तो उन दोनों के संयुक्त फलन भी आपस में परिभाषित होते हैं। जैसे कि इसमें है f है वो r से r में है, g है वो भी r से r में है, यानी कि तीन आपके पास समुच्चय दे रखे हैं अरिक्त, और तीनों ही r ही हैं, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय ही वो हैं। उस स्थिति के अंदर FOG भी परिभाषित होगा और GOF भी परिभाषित होगा, और ये R से R में ही परिभाषित होगा, आप ऊपर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें परिभाषा लगा के चेक करो, देखिए क्या बनता है। FOG सबसे पहले अपने को पता है भाई, चलो स्पष्टतः हम ये लिख लेते हैं एक बार, जैसा कि हमने क्वेश्चन में भी लिखा है। स्पष्टतः FOG है वो परिभाषित है R से R में परिभाषा है, और GOF भी परिभाषित होगा, वो भी R से R में ही परिभाषित होगा क्योंकि हर एक उप समुच्चय आएगा। अब देखो पहले FOG फाइंड करो, FOG ऑफ x, तो परिभाषा क्या कहती है संयुक्त फलन की, इसको मैं लिख सकता हूँ FG x इज इक्वल f ऑफ gx की परिभाषा क्या कहती है x स्क्वायर, gx की जगह क्या रखेंगे x स्क्वायर। चेक करें अब ये f है, ये फलन x स्क्वायर है, ये x की तरह बिहेव करेगा, एक अवयव की तरह ये रहेगा। तो अब यहाँ पे f x की परिभाषा लगानी है, जो परिभाषा क्या कहती है 2 इंटू x, यानी यहाँ जो अवयव रहेगा उसका दोगुना यहाँ आएगा, तो यहाँ जो अवयव रहेगा उसका दोगुना आएगा, तो ये आएगा 2x स्क्वायर। क्लियर। अब आप फाइंड करें GOF x इज इक्वल g ऑफ f x, परिभाषा लगा दी आपने संयुक्त फलन की, g यहाँ हो गया fx। अब fx का मान देखो क्या है 2x है, तो यहाँ बाहर है g, यहाँ कौन बैठा है 2x। चेक करें fx की परिभाषा हमने लगा दी, तो अब हमारे पास बचा है केवल g फलन और इसके अंदर बैठा है 2x। अब 2x है वो एक अवयव की तरह रहेगा, और gx की परिभाषा क्या कहती है, gx की परिभाषा है gx इज इक्वल x स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ जो भी अवयव रहेगा बाहर उसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ जो भी अवयव है, यहाँ अवयव क्या है 2x, बाहर क्या हो रहा है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या फर्स्ट और सेकंड को देखो, क्या दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं है। अक्स समीकरण नंबर फर्स्ट में आ रहा है 2x स्क्वायर और समीकरण नंबर सेकंड जो है उसमें आ रहा है 4x स्क्वायर, दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब आप यहाँ पे देखा आपने कि FOG है वो भी R से R में ही परिभाषित है, GOF है वो भी R से R में ही परिभाषित है, परंतु फिर भी FOG और GOF दोनों आपस में बराबर नहीं है, जो कि इस एग्जाम्पल से स्पष्ट हो रहा है। इसका मतलब हमने तीन कंडीशन देख ली और तीनों के अंदर ही हमने ये देख लिया कि FOG और GOF वो आपस में बराबर नहीं होते। अब एक कंडीशन और है, उसमें बराबर होते हैं लेकिन वो विशेष स्थितियां हैं, कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं। तो आगे हम इसकी फोर्थ जो कंडीशन है वो देखते हैं कि कौन सी विशेष परिस्थितियों में FOG और GOF बराबर होते हैं। इसीलिए आपको कभी प्रश्नों के अंदर ये निकालना जरूरी हो जाता है, ये देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी FOG और GOF बराबर होते हैं और कभी कभी नहीं होते हैं, इसलिए आपको ये निकालना देखना होता है। जैसे नेक्स्ट विशेष स्पेशल कंडीशन जो है इसकी, स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थिति में ये बराबर होंगे, और वो विशेष कंडीशन क्या है, f है ये R से R में इस प्रकार परिभाषित है और साथ में आपको f अक्ष का जो मान है वो दे रखा आपको x स्क्वायर, g है वो भी आपका R से R में ही परिभाषित है और gx इज इक्वल दे रखा है x क्यूब। अब आप देखो R R R R सारे R ही हैं, इसका मतलब आपको पता है
कि एफ ओ जी है वो भी आर से आर में ही परिभाषित होगा और जी ओ एफ है वो भी आर से आर में ही परिभाषित होगा। ठीक है, अब एफ ओ जी ऑफ एक्स ज्ञात करो, पहले चेक करो, देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आप चेक कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ जी एक्स। एफ जी एक्स का मान यहाँ से उठाओ एक्स क्यूब, ये लो। अब ये एफ एक्स फलन की तरह हो गया और एफ एक्स फलन क्या कहता है, अंदर जो अवयव होगा उसका बाहर स्क्वायर होगा। तो अंदर जो अवयव है उसका स्क्वायर करो, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर आपने किया जो कि आएगा एक्स की पावर 6। यह आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप निकालें जी ओ एफ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये परिभाषा कहती है जी इंटू ये हो जाएगा आपका एफ एक्स। एफ एक्स अब अंदर आ गया, जी है बाहर। अब यहाँ पे आप जी अंदर है, जी बाहर है, एफ एक्स की परिभाषा लगाओ, क्या कहती है, एक्स स्क्वायर। ये लो परिभाषा लगा दी। अब देखो, अब यहाँ पे अंदर एक्स स्क्वायर है, जी एक्स, जी हो गया। अब जी की परिभाषा लगानी है और जी की परिभाषा क्या कहती है, जी अंदर जो भी अवयव होगा बाहर उसका क्यूब होगा। तो अंदर जो भी अवयव है वो जो भी अवयव क्या है, एक्स स्क्वायर है, बाहर क्या होगा उसका क्यूब होगा। तो एक्स स्क्वायर और क्यूब होगा तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 6। ये लो समीकरण नंबर 2। अब आप देख पा रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इंप्लाइज, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन ये एक विशेष स्थिति है, सभी स्थितियों के अंदर एफ ओ जी और जी ओ एफ का बराबर होना आवश्यक नहीं। हम बात करेंगे इसके सेकंड गुण की। संयुक्त फलन का जो गुण है उसका सेकंड गुण क्या कहता है कि संयुक्त फलन है वो साहचर्य के नियम की अनुपालना करते हैं, यानी एसोसिएटिव होते हैं साहचर्य नियम की। अब साहचर्यता के लिए मैंने आपको एक स्थिति बताई थी पहले भी कि जब भी साहचर्यता की बात होती है तब हमें 3 अवयवों का होना जरूरी होता है, तभी हम उसमें साहचर्य नियम को देखते हैं। तो यहाँ पे 3 अवयव की जगह फलनों की बात हो रही है, तो यहाँ हमें 3 फलन लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ कि माना आपके पास फलन जो है 3 फलन, वो फलन है एफ, जी और एच। तो आपका नियम ये कहता है कि संयुक्त फलन है वो साहचर्य नियम की अनुपालना करता है। इसका मतलब ये होगा कि आप एफ ओ जी निकालेंगे और उसका आप संयुक्त फलन लेंगे एच के साथ में, वो जो मान है वो आपका एफ ओ जी ओ एच के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप पहले एफ ओ जी, आपने एफ और जी का संयुक्त फलन निकाला, फिर वो जो आपके पास फलन आया उसका आपने एच के साथ में संयुक्त फलन लिया, तो 3 फलनों का हो गया ये बारी बारी से, तो ये एफ ओ जी ओ एच के बराबर आएगा। ये कहता है आपका नियम गुण नंबर सेकंड। ठीक है, चेक करें आप इसमें, जैसे आपके पास कोई 3 सेट हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, जब इसमें अपन एफ ओ जी ओ एच और एफ ओ जी ओ एच ये चेक करते हैं, उस स्थिति के अंदर हम ये देखते हैं कि इसमें परिभाषित फलन है एच। एक एच फलन है जो ए से बी में परिभाषित है और एक बी फलन है जो इससे एच, ये हो गया आपका जी, और एक सेट और है वो डी है और इससे इसमें परिभाषित फलन है एफ। क्योंकि ये जब परिभाषित होते हैं तो आपको पता है उल्टे क्रम में परिभाषित होते हैं, और जब यहाँ पे लिख रखा है एफ ओ जी ओ एच, इसलिए मैंने इसको पहले एच लिखा है, फिर जे लिखा है, फिर एफ लिखा है। क्योंकि जब हम इसको परिभाषित करेंगे तो आपको पता है ये ए से डी में एक फलन परिभाषित होगा, ए से डी में एक फलन परिभाषित होगा और उस फलन को हम क्या कहेंगे, एफ ओ जी ओ एच, एफ ओ जी ओ एच ये कहेंगे। या फिर उसको ये भी तो कह सकते हैं, एफ अलग रहेगा, जी ओ एच भी कह सकते हैं। ये भी ए से डी में ही परिभाषित होगा। देखो ये दोनों फलन बराबर होते हैं, ये आपको कह रहा है दोनों ए से डी में ही परिभाषित होगा। चेक करें, जैसे ए बी सी डी आपके पास कोई 4 अरिक्त समुच्चय है। ए से बी में परिभाषित फलन एच है, बी से सी में परिभाषित फलन जी है और सी से डी में परिभाषित फलन एफ है। जब इनका संयुक्त फलन लिया जाएगा तो आपको पता है संयुक्त फलन है वो ए से समुच्चय डी में परिभाषित होगा। ठीक है, और वो फलन परिभाषित कौन सा होगा, एफ ओ जी, यानी इन दोनों का संयुक्त फलन इसके साथ में। तो एफ ओ जी ब्रैकेट में लिखा है मैंने
और इसका संयुक्त फलन H के साथ में, तो ये हो जाएगा FOGOH। या फिर ये हो सकता है कि ये दोनों पहले संयुक्त फलन बनाए और ये अकेला रहे, तो अकेला रहे तो ये पहले F आ जाएगा, O, ये दोनों एक साथ आएंगे तो GOH। और यही आपको बताया गया है कि ये दोनों फलन है आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चेक करें, अगर यहाँ पे कोई फलन x है, कोई मान x है a में, तो इसमें आप चेक करते हैं कि जब इसमें वो परिभाषित होगा तो उसको लिखा जाएगा hx। ठीक है, और ये hx है, मैं इसको y मान लेता हूँ कि b के अंदर जो hx अवयव है उसको मैं क्या कहता हूँ, y कहता हूँ। तो y जो है वो इसमें परिभाषित होगा, तो ये किससे परिभाषित होगा, gy से। किससे परिभाषित होगा, gy से। और इस gy को मैं इसमें मान लेता हूँ z के बराबर। ठीक है, और ये z जो है इसमें परिभाषित होगा तो ये होगा fz से। x अवयव था, इसमें परिभाषित है h फलन के द्वारा, तो इसको hx लिखा, जिसको मैंने y कह दिया। y है वो इसमें g फलन से परिभाषित होगा तो वो gy बराबर हो जाएगा, जिसको मैंने z के बराबर में ले लिया। और z है वो इसके अंदर परिभाषित होगा तो fz के बराबर होगा। इसका मतलब ये x अवयव जो है वो इसमें fz से संबंधित है। x अवयव है वो किससे संबंधित है, fz से, d में, क्योंकि ये देखो a से d में परिभाषित है। तो जब आप इसको प्रूव करेंगे तो आपके ये देखेंगे कि x अवयव है वो fz से परिभाषित होना चाहिए। इसको जब हम प्रूव करेंगे तो देखिए इधर, इसको अपन प्रूव करेंगे कि ये नियम है, ये सत्य है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कैसे, ध्यान देना कि अपन ये मानते हैं कि जैसे x है, हमने x को अवयव लिया समुच्चय a का, देखो यहाँ पे सब मैंने लिखा है क्लियरली, x है वो a का लिया है, y किसका लिया है, b का, और z किसका अवयव लिया है, c का। ये मैंने इस प्रकार से लिए हैं, तो ये इस प्रकार से, सच दैट शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन एब्रीविएशन में ST। तो इस प्रकार से लिए हैं कि hx जो है उसको तो किसके बराबर लिया है, y के, और gy जो है उसको मैंने क्या माना है, z माना है। gy को मैंने क्या माना है, z माना है। अगर ये नियम आपका सत्य है तो दोनों ही स्थितियां लगाने पे अक्ष का संबंध है वो fz से आना चाहिए। अक्ष का संबंध किससे आना चाहिए, fz से। चेक करें, आप सबसे पहले इसमें ये संबंध लगाओ, FOGOH किसके साथ लगाएंगे, अक्ष के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, FOG बाहर रहेगा, अंदर हो जाएगा H अक्ष। ठीक है, अब आगे चेक करो, FOG तो है ही, HX का मान क्या हो रहा है, HX का मान क्या है, y, तो HX का मान है यहाँ पे y। अब यहाँ पे फिर संयुक्त फलन की परिभाषा लगाओ, देखो क्या बनता है, f ऑफ gy, और gy का मान क्या है, z है, तो यहाँ पे आपके पास बन गया ये fz। लो भाई ये तो आ गया, FOGOH ऑफ अक्ष किसके बराबर आ गया, fz के। आप देख रहे हैं अक्ष का संबंध किससे होना चाहिए था, fz से होना चाहिए था, ये तो क्लियर आ गया। अब आप इसका सेकंड चेक करो, वो क्या है, FOGOH ये है, और इसको बाहर आ जाएगा अक्ष। तो चेक करें, पहले ये अक्ष है किसके साथ आएगा, GOH के साथ में, तो क्या हो जाएगा, F ऑफ, यहाँ हो जाएगा आपका GOH ऑफ अक्ष, जिसको आप लिख सकते हैं F, ये हो जाएगा G, GOH ऑफ अक्ष है तो इसके G बाहर रह जाएगा, अंदर जाएगा पहले H अक्ष, ऐसे लिख लो। अब चेक करो, F अंदर आ गया G, H अक्ष बराबर क्या माना है, Y, तो इस H अक्ष के बराबर आ जाएगा Y, ये लो, और gy बराबर क्या है, z, तो ये हो गया fz, इक्वेशन नंबर सेकंड। आपने देखो FOGOH लिया और FOGOH लिया, दोनों में ही आपने जब ये परिभाषाएं संयुक्त फलन की लगाई तो यहाँ भी fz आया, यहाँ भी fz आया। इसका मतलब ये हुआ कि FOGOH और FOGOH ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और दोनों ही आपस में बराबर होंगे, और साथ में दोनों ही जो हैं FOGOH ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे, और दोनों ही जो हैं वो A से D में परिभाषित होंगे, समुच्चय A से समुच्चय D में परिभाषित होंगे, क्योंकि जो हम अवयव लेके चले थे वो किसका अवयव था, A का अवयव था, और जिसमें परिभाषित हुआ है वो सब किसका अवयव है, समुच्चय D का अवयव है, तो A से D में परिभाषित है। FOGOH ये भी A से D में परिभाषित है। इसका मतलब ये नियम हमेशा सत्य होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आपके पास तीन फलन हो और जहाँ FOG और GOH
ये परिभाषित हो, उस स्थिति के अंदर आपके पास FOGOH और FOGOH ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये है इसका गुण नंबर 6। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।